नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना दरअसल आज ही की है। आज ही उस अपराध का समापन हुआ है, उस पे कार्रवाई का समापन हुआ है। और ये घटना शुरू करने के पहले मैं अपने परिवार को ये बताना चाहता हूं, किस्सा कोई परिवार को, कि हमारे परिवार के एक अभिन्न सदस्य हैं श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, पेशे से पत्रकार हैं। इनकी तल्ख टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। उन्होंने आज मुझे गोरखपुर के स्थानीय समाचार पत्र अमर उजाला की कुछ कटिंग्स भेजी। उसमें एक अपराध का जिक्र था। ये कटिंग्स 26 जनवरी और 29 जनवरी की थी। दोनों कटिंग्स में एक बहुत ही लोमहर्षक और हृदय विदारक घटना का जिक्र था। मैंने सोचा इतनी गंभीर घटना हुई है तो यहाँ के अखबारों में भी निकली होगी। 27 को कोई अखबार आया नहीं था, 26 जनवरी को छुट्टी थी, तो 26, 28 और आज 29 की अखबारों को जो मेरे घर आते हैं इनको मैंने अच्छी तरह से देखा। लेकिन 28 तारीख की समाचार पत्र में 4 लाइन की खबर सिर्फ छपी थी कि गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र में एक गड्ढे में दबी हुई 16-17 साल के 2 दोस्तों की लाश मिली है। बस, न इसके आगे कुछ था न इसके पीछे कुछ था। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अब जो समाचार पत्रों में समाचार आते हैं तो समाचारों का भी विकेंद्रीकरण हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं या इम्पोर्टेंस की खबरें होती हैं वो तो आपको सभी अखबारों में मिल जाएंगी, जिसको ऑल इंडिया एडिशन की खबरें कहते हैं। वो सब जगह जाएंगी जिसका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो। लेकिन स्थानीय खबरें, उस जिले के स्थानीय जो पन्ने उसमें लगते हैं उसमें स्थानीय खबर या स्थानीय समाचार करके ही ये छपती हैं। इसीलिए ये खबर गोरखपुर और आसपास के एडिशन में जरूर आई होगी, जो जिलावार एडिशन है। लेकिन यहाँ लखनऊ, कानपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी एडिशन में ये खबर नहीं छपी है। लेकिन ये घटना बहुत विभत्स थी। तो मैं एक बार फिर श्री दिनेश शुक्ला जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे परिवार के, हमारे किस्सा गोई परिवार के ही सदस्य हैं, कि उन्होंने आज इस घटना के बारे में अवगत कराया और मेरा मन नहीं माना। और मैंने सोचा आज ही आपको इस घटना से रूबरू करा दूं। बात इसी 25 जनवरी 2022 की है। थाना है झंगहा, जनपद है गोरखपुर। वहां एक गांव है नौवा बारी पलीपा। यहां से सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास किसी ने थाने पर भी फ़ोन किया और बहुत ढेर सारे फ़ोन 112 नंबर यानी कंट्रोल रूम पर किए गए कि गांव के ठीक बाहर, गांव के ही श्री गुलाब जायसवाल के खेत में लाश किसी गड्ढे में दबाई गई है। गांव भर के कुत्ते उस गड्ढे को खोद रहे हैं और उसका मांस नोच रहे हैं। कुत्तों का शोर शराबा सुनकर सुबह गांव की ही एक लड़की उधर गई। गांव के जो पालतू नहीं, जो गांव के स्ट्रे डॉग्स हैं, वो गांव में किसी न किसी दरवाजे पर रहते हैं, वहीं खाते हैं। बड़ी संख्या होती है इनकी। बाहरी आदमी के देखने पर रात में एक साथ शोर भी करते हैं। तो उनका शोर सुनकर वो लड़की गई तो उसने ये देखा कि कुत्तों के पास आदमी का एक हाथ है जिसको नोचने के लिए वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वो भाग के गांव में आई और बताया कि गुलाब जायसवाल के खेत में किसी गड्ढे के पास बहुत से कुत्ते उसको खोद रहे हैं और उसमें से एक हाथ भी बाहर निकाल लिया है जिसको नोच रहे हैं। पूरा गांव टूट पड़ा। गांव ने देखा कि हाँ, ये किसी बच्चे का हाथ है, किसी लड़के का हाथ है। इसलिए सारा फ़ोन किया गया। सूचना आते ही जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ हैं झंगहा के,
संतोष कुमार अवस्थी जी, और वहाँ के जो एसएसआई हैं सीनियर सब इंस्पेक्टर देवी शंकर पांडे जी, थाने की फोर्स लेकर वो नौवाबारी गांव पहुंच गए। नौवाबारी पलीपा गांव पहुंच गए। वहां गांव वालों की मदद से गड्ढे की मिट्टी बाहर निकलवा कर दोनों शव निकाले गए। 2 शव मिले उसमें। हाथ तो एक ही शव का कुत्तों के पास था, लेकिन 2 शव मिले उसमें। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और सिर पर किसी भारी वस्तु या धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी, ऐसा दोनों लाशों को देखकर लग रहा था। शव कम से कम 14-15 दिन पुराना था। सड़ांध आ रही थी और शायद इसी गंध की वजह से कुत्ते वहां तक पहुंच भी गए और उन लोगों ने उसे खोदने का काम शुरू भी कर दिया। लेकिन चूंकि इस समय तापमान बहुत कम है, उमस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो डिग्रेडेशन होना था बॉडी का वो उस रफ्तार से नहीं हुआ और इसीलिए बॉडी को पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाहर निकालते ही दोनों की पहचान हो गई। ये दोनों दोस्त थे और 10 जनवरी को ये घर से गायब हो गए थे। घर से गए थे, घर वालों को ये अंदाजा था कि ये किसी काम की तलाश में गए हैं। एक लड़का उसमें था गणेश जायसवाल, जिसकी उम्र 16 साल, और उसके पिता जितेंद्र जायसवाल, जो टेम्पो चलाकर अपने पूरे परिवार का जीवन चलाते हैं। वो 3 भाई और 1 बहन है। गणेश तीनों भाइयों में बीच का था, उम्र थी 16 साल। और गांव के पास ही नरेंद्रपुर धूस में एक कॉलेज है, बाबा भरदुल दास इंटर कॉलेज, उसी में 11वीं कक्षा का छात्र था। दूसरा लड़का था आकाश जायसवाल, जिसकी उम्र थी 17 वर्ष, जो गणेश जायसवाल के पिता जितेंद्र जायसवाल के पट्टीदार साहब जायसवाल का लड़का था। यानी गणेश जायसवाल और आकाश जायसवाल जिनके शव मिले थे, उनके दोनों के पिता आपस में पट्टीदार थे और गांव में ही रहते थे। आकाश और गणेश की दोस्ती गांव में मशहूर थी। ये दोनों दोस्त थे, एक ही साथ जाना, एक ही साथ आना। और ये दोनों ही परिवार, जो गांव था नौवाबारी पलीपा, नौवाबारी पलीपा, ये दोनों उसी गांव के मूल निवासी भी थे। जिस गांव के बाहर गुलाब जायसवाल के खेत में ये दोनों शव मिले थे। चूंकि दोनों परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो दोनों दोस्तों ने यह निश्चय किया कि गोरखपुर में गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वहाँ पर जो कुछ काम चल रहे हैं, वहाँ हम लोगों को काम मिल सकता है अगर हम लोग वहाँ जाएं। दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं, कुछ पैसा वहाँ से मिल जाएगा तो लौट कर आएंगे, उसी पैसे से अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। इस बीच में घर वाले परेशान हुए, क्योंकि वो बिना बताए गए थे। उनका मानना था कि अगर बता के जाएंगे तो घर वाले कभी नहीं जाने देंगे, इसलिए वो बिना बताए गए। घर वाले बहुत परेशान हुए। चौकी है पास में, वहाँ चौकी पर भी गए, नई बाजार चौकी, वहाँ एक एप्लीकेशन भी दी। लेकिन 3 दिन बाद ये दोनों वहाँ से लौट आए। आने पर परिवार वालों ने, घर वालों ने डांटा फटकारा भी। वापस आने का कारण ये बताया कि जहाँ हम लोगों को काम मिला था, वहाँ जो रहने का इंतज़ाम था वो ठीक नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और हम लोगों के पास रजाई भी नहीं थी, रजाई या कंबल, इसलिए हम लोग वापस आए हैं। अब की बार जाएंगे, कंबल या रजाई लेकर जाएंगे ताकि ठंड का सामना कर सकें। घर वालों ने यह भी डांटा कि अब जाना हो तो जाड़ा खत्म होने के बाद जाना, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन देने के बाद न तो पुलिस जांच करने आई, न ही उस पर कोई गुमशुदगी लिखी गई। लेकिन चूंकि बच्चे वापस आ गए तो बात खत्म हो गई। वापस आने के एक ही दिन बाद ये दोनों फिर चले गए, फिर गायब हो गए। परिवार वालों को थोड़ा सा ये अचंभा सा हुआ कि अभी इसको डांटा फटकारा गया है और ये इतनी जल्दी नहीं जा सकते। लिहाजा ये 11 तारीख को फिर
चौकी नई बाज़ार पहुंच गए। एक एप्लीकेशन दी कि साहब हमारे दोनों बच्चे वापस आ गए थे, उनसे बहुत डिटेल में बात हुई थी, लेकिन वो दोनों फिर गायब हो गए हैं। कोई और बात हम लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी हुई है। ये उन्होंने एप्लीकेशन में भी लिखा था, लेकिन फिर भी न तो गुमशुदगी लिखी गई, न कोई जांच पड़ताल में आया। ये लोग गीडा भी गए, ये जहाँ जहाँ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के साइट्स आसपास के ज़िलों में चल रहे थे, वहाँ गए कि शायद ये पैसों के चक्कर में या लेबर का काम करके या कोई और काम करके पैसों के चक्कर में कहीं मिल जाएं, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। और फिर अचानक 25 जनवरी 2022 को इनकी लाश गड्ढे में दबी हुई मिली। बड़ी घटना थी। एसएसपी गोरखपुर विपिन टांडा, डीआईजी गोरखपुर जे रविंदर गौड़, एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी, सीओ चौरी चारा अखिलानंद उपाध्याय, ये सारे लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के थानों की और भी पुलिस वहां पर भेजी गई। अधिकारियों ने जाकर सबने घटनास्थल का मुआयना किया और अपने अपने स्तर से टीमें बनाकर इसको जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश करने के लिए निर्देश दिए। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीमें भी मौके पर आ गईं। सब ने अपना अपना काम शुरू किया। डॉग स्क्वाड से कोई मदद नहीं मिली। सर्विलांस ने आसपास या जानने वाले और जो इनके घर वाले थे उनके नंबर इकट्ठा किए। फॉरेंसिक वालों ने वहाँ जो भी चीज़ मिल सकती थी, उन्हें कोई फुटप्रिंट, वहाँ पर फुटप्रिंट का कोई ट्रेल उन्हें उस गड्ढे के आसपास नहीं मिला। वैसे भी मिलना नहीं था, क्योंकि तमाम उसके बाद सैकड़ों लोग गांव के वहाँ जा चुके थे। लाश का पंचनामा किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात तक आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एंड हेमोरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज आया। दोनों के सिर पर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हुई चोटों का विवरण पीएम में यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया था। अंतिम संस्कार के बाद दोनों परिवारों से पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की। पहला बिंदु यही होता है कि क्या रंजिश हो सकती है, जमीन की, जायदाद की, किसी रिश्तेदारी की, किस तरह की रंजिश है। दोनों परिवारों ने किसी भी प्रकार का कारण होने से मना किया, और बल्कि इस संबंध में अखबार की उस कटिंग में ये भी लिखा है किसी अधिकारी के हवाले से कि परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि फैक्ट ये था कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिसको वो बताएं कि इस कारण से यह हत्या हो सकती है। सर्विलांस का काम भी सर्विलांस की टीम ने शुरू किया। सारे नंबर छांटते छांटते उसमें मृतक आकाश के नंबर पर जब उसका गायब होना या जब घर से जाना घर वाले बता रहे थे, उसी के आसपास जो कॉल आई थी उस नंबर से कई बार उसकी बात हुई थी मृतक आकाश जायसवाल की। नंबर का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए पुलिस की टीमें भेजी गईं। नौवाबारी पपीपा गांव से 6 किलोमीटर दूर एक गांव में ये नंबर एक लड़की का निकला। महिला पुलिसकर्मियों को भेज के इस लड़की को और इसके पेरेंट्स को, माता पिता को थाने पर लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। ये लड़की पहले तो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। ज्यादा पूछताछ के बाद अचानक बिलख बिलख रोने लगी और उसके बाद उसने सच बताया। उसने कहा कि साहब, आकाश से मेरी बात होती थी, आकाश से हम लोगों के प्रेम संबंध है, और एक ही लड़का गांव में इससे सबसे ज्यादा चिढ़ता था, उसके सिवा यह कांड और कोई कर नहीं सकता। उसने बताया कि उस लड़के का नाम मिथुन कुमार उर्फ शिवम प्रताप है। वो वहीं उसी गांव में
आकाश जायसवाल और गणेश जायसवाल के गांव नौआबारी में ही अपने ननिहाल में रहता है। उसका एक दोस्त भी बताया उन्होंने कि शिवम का एक दोस्त भी है सत्यम, जो मूल रूप से देवरिया का रहने वाला है, जहां का मिथुन रहने वाला है। मूल रूप से अपने ननिहाल में रहता है, यहां नौआबारी में। यही दोनों दोस्त हैं जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस मिथुन उर्फ शिवम और सत्यम को उठा लाई, पकड़ लिया, थाने पर आ गए। पूछताछ शुरू हुई। काफी इधर उधर टहलाने के बाद वही हुआ जो होना था। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद दोनों तोते की तरह बोलने लगे। मिथुन ने बताया कि सन 2020 में इसी गांव की एक 14 साल की नाबालिग लड़की से उसके संबंध हो गए और उसको घुमाने के बहाने में उसे गोरखपुर सिटी ले गया। रात में हम लोग वहीं किसी होटल में रुके। इस बीच लड़की के घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम दोनों को पकड़ लिया। मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे खिलाफ अपहरण, बलात्कार और 3/4 पास्को एक्ट का मुकदमा घर वालों ने कायम करा दिया। मुकदमा अपराध संख्या 4/2020 यानी जनवरी 2020 में बलात्कार का ये मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हुआ। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके लड़की को बरामद दिखा के मुझे गिरफ्तार किया और मुझे जेल भेज दिया। जेल में इनकी मुलाकात जिस लड़की ने इन दोनों के ऊपर हत्या का शक जाहिर किया था, उसके मां बाप मिले। हुआ यूं था कि उस लड़की जिसके नंबर पर अंतिम बार आकाश की बातचीत हुई थी, उसके मां बाप भी सन 2020 में इनका झगड़ा अपनी नई बहू से हो गया, सबसे बड़े बेटे की पत्नी से। झगड़ा इतना बढ़ा कि सास ससुर ने उस बहू के साथ मारपीट की। मारपीट में उसे सिर पर कहीं ऐसी चोट लगी कि बहू की मृत्यु हो गई। बहू के मायके वालों ने अपनी बेटी के सास और ससुर यानी उस लड़की के मां बाप पर 304B यानी दहेज हत्या और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मुकदमा लिखा दिया और इन दोनों को भी जेल भेज दिया। जेल में लड़की के बाप और हत्या आरोपित मिथुन उर्फ शिवम, ये दोनों एक ही बैरक में रखे गए। चूंकि एक ही गांव के थे, एक ही गांव के आसपास के, वो 6 किलोमीटर दूर गांव का था। इन दोनों में आपस में बातचीत शुरू हुई। मिथुन की पहली बार मुलाकात उसकी लड़की से हुई जब वो जेल में मिलने गई। मिथुन भी साथ गया। लड़की के माँ बाप ने बताया कि लड़का है मिथुन, जेल में बड़ा ख्याल रखता है, लोगों से बातचीत करके मेरे रहने सोने, खाना, आने जाने, अदालत, वकीलों से बात करने, इन सब में ये बड़ी मदद करता है। इसको बलात्कार के झूठे आरोप में जेल में रखा गया है। फिर जितनी बार भी उसकी लड़की मिलाई के लिए आती थी, मिथुन वहाँ जाता था और उसकी निगाह खराब होती चली गई उस लड़की पर। साल भर जेल में रहने के बाद दोनों के अपने अपने मामलों में जमानत हुई। दोनों की जमानत में करीब 1 महीने का अंतर था। लड़की के माँ बाप ने उसकी जमानत के लिए वकीलों के माध्यम से काफ़ी पैरवी भी की और बड़ा पैसा भी खर्च किया। मिथुन जेल से छूटकर आते ही उस लड़की के घर पर पहुंच गया।
चूंकि माँ बाप उसकी बहुत तारीफ करते ही थे, आने पर भी बहुत तारीफ की, थोड़े ही दिन में उस लड़की से मिथुन के संबंध हो गए और वो बेरोक टोक उस घर में आता जाता रहा, क्योंकि माँ बाप की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, माँ बाप की तरफ से कोई टोका टोकी नहीं थी। ज्यादातर समय वो उस लड़की के पास उसी घर में रहता था। माँ बाप को भी ये एहसास हो गया कि इन दोनों में संबंध है और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा हम इन दोनों की शादी कर दें। 8 महीने बाद ये 18-19 साल की हो जाएगी, तब हम लोग इसकी शादी कर देंगे। इसी सिलसिले में लड़की के इसके मिथुन के मूल गांव बनकटा, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया में लड़की के बाप ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए लड़के के बारे में पता किया। लड़के के परिवार के बारे में। वहां से इन्हें बताया गया कि ये जो जाति अपनी बता रहा है ये झूठ बता रहा है, इसकी फलां जाति है। मिथुन को ये बात बुलाकर माँ बाप ने बताई कि तुमने झूठ बोला, तुम फलां जाति के हो, तुम सिर्फ इसी लड़की के चक्कर में अपनी जाति भी झूठ बता रहे थे। माँ बाप ने वहीं साफ मना किया कि अब तुम मेरे घर नहीं आओगे, बहुत बदनामी हो चुकी, इसीलिए हम शादी करना चाहते थे, लेकिन अब ये शादी नहीं हो सकती। अपनी लड़की को भी मना किया कि अब इससे कोई बात नहीं करोगी, इससे कभी नहीं मिलोगी, शादी नहीं हो सकती, इसकी जो जाति है उसमें हम लोग शादी नहीं कर सकते। लड़की ने भी अपने माँ बाप की बात मानी और मिथुन का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मिथुन ने उसके स्कूल के चक्कर लगाए, रास्ते में आते जाते टोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार लड़की ने उसको झिड़क दिया। इसी बीच आकाश का नंबर भी उस लड़की के पास था। वो इसलिए था कि कभी कभी जब मिथुन का नंबर स्विच ऑफ आए या आउट ऑफ कवरेज एरिया आए तो वो आकाश को फ़ोन करती थी कि मिथुन से बात नहीं हो पा रही है, जरा बता देना कि ज़रूरी बात है, फ़ोन कर लेगा। कई बार ऐसा हुआ भी कि उसने आकाश के जरिए मिथुन को संदेशा भिजवाया था। आकाश के नंबर पर वो लड़की बात करना शुरू की। एक बार मिथुन से अलगाव होने के बाद, मिथुन से दूर होने के बाद या मिथुन से पीछा छूटने के बाद वो लड़की आकाश पर फ़ोन से बात करने लगी। आकाश भी गाहे बगाहे स्कूल के आसपास उससे मिलने जाने लगा। ये बात मिथुन को पता लगी। मिथुन आकाश के पास आया और उसने कहा कि खबरदार, अगर उस लड़की के नज़दीक भी गए या कभी बात भी की, ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन आकाश ने इस धमकी को इग्नोर कर दिया। आकाश को सबक सिखाने के लिए मिथुन ने अपने दोस्त सत्यम, जो उसी के ज़िले यानी देवरिया के गांव हरमापुर, थाना गौरी बाजार का रहने वाला था, उसको बुलाया और उससे पूरी बात की कि इसे सबक सिखाना है, ये मान नहीं रहा है। दोनों ने हर दिन बैठ के ये प्लान करते थे कि कैसे आकाश को फंसा के गांव के बाहर ले जाया जाए और कैसे इसकी हत्या की जाए। अचानक घूमते घूमते उन्हें गांव के बाहर गुलाब जायसवाल के खेत में जेसीबी से मिट्टी की खुदाई होती मिल गई। जाकर पूछताछ की तो ये पता लगा कि इस खेत के मालिक को मिट्टी की आवश्यकता किसी कंस्ट्रक्शन में है, मकान के या किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए वो अपने खेत से ही ये मिट्टी निकलवा रहे हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सकें। जेसीबी के जाने के बाद इन दोनों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है। अगर
किसी तरह आकाश को यहां तक लाया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। उसके दिमाग में प्लान आ गया और जेल में साल भर रहने पर वो भांति भांति के अपराधियों से उसने क्राइम के ज्ञान की भी प्राप्ति कर ली थी। अलग अलग तारीखों में उसके साथ के लोग जब आते थे तो लौट के बताते थे कि मेरा फिंगरप्रिंट मिल गया है, अब मैं कैसे बचूंगा। कोई बताता था कि हमारा फुटप्रिंट मिल गया है, कैसे बचूंगा। कोई बताता था कि हमारे कपड़ों में ब्लड स्टेन का मिलान हो गया है, कैसे बचूंगा। ये बातें उसके दिमाग में थीं। उसने इन सब का बचाव करने की भी पहले से तैयारी कर ली। कोविड से बचाव के नाम पर वो 4 ग्लव्स खरीद कर ले आया, सर्जिकल ग्लव्स। मुंह पर लगाने के लिए टेप और नायलॉन की रस्सियों के छोटे छोटे टुकड़े भी ले आया। घटना के दिन उसने आकाश को बताया कि गुलाब जायसवाल के यहाँ जो जेसीबी आई है वो बहुत बड़ी कंपनी की है। हम लोग वो जेसीबी वाले के पास गए थे। अब वो किसी बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने वाली है। हम लोगों ने ये बात की, क्या हम लोगों को भी कोई काम मिल सकता है। उसने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, मेरे साथ चलना, मैं बात करा दूंगा कंपनी के मैनेजर से। उसने आकाश को लालच दिया कि तुम भी आ जाना, तुम भी जेसीबी वाले से बात कर लेना। दोनों लोगों को अगर काम मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, रोज रोज की झिकझिक से मुक्ति मिलेगी। उसने बताया कि शाम को वो अपना पैसा लेने आएगा यहीं पर, और जब उसको पैसा वैसा मिल जाएगा तो तुम आ जाना, हम दोनों लोग मिलकर बात कर लेंगे। काम मिलने की लालच में आकाश शाम को वहां पहुंच गया। पहले से ही मिथुन और सत्यम उसका इंतजार कर रहे थे। नजदीक पहुंचकर पूछा कि वो जेसीबी वाला कहाँ है, किससे बात करनी है। इतना पूछते ही दोनों ने उसको जमीन पर गिरा लिया। दूसरे के यहां से ये कुदाल मांग कर लाए थे। वो जो आपराधिक ज्ञान था उसे जेल में मिला था कि अपना सामान इस्तेमाल न करना, दूसरे का सामान इस्तेमाल करना। किसी काम का बहाना बनाकर कुदाल ले आए थे। दोनों ने ग्लव्स पहन रखा था। जेब में से निकालकर छोटी छोटी रस्सियां और टेप बाहर रखा था छिपा के। जैसे ही उसने पूछा कहाँ है जेसीबी वाला, इसको गिरा लिया और सिर पर कुदाल से गहरा वार कर दिया। जल्दी जल्दी दोनों के हाथ बांधे, मुंह पर टेप लगाया और ऊपर से उसे गड्ढे में ढकेल दिया। एक आदमी बाहर रखवाली के लिए खड़ा हुआ, सत्यम, और मिथुन भीतर गड्ढे की दीवारों से मिट्टी काट के शव के ऊपर मिट्टी डालने लगा। इसी बीच गणेश आ गया। गणेश ने पूछा कि आकाश आया था क्या, वो मुझे बता के आया था कि जेसीबी वाले से बात कराने वाले हो तुम, कहीं बड़ी कंपनी की जेसीबी है जहां उसको काम मिल सकता है। मैंने सोचा मैं भी आकर उससे बात कर लेता हूं। ये बात कर उसने कहा कि आया था, ये कुछ नहीं बोले। फिर बोला वो जेसीबी वाला कहाँ है जिससे बात करनी है, फिर कुछ नहीं बोले। बातचीत करते करते गणेश गड्ढे के पास आ गया। गड्ढे के पास आते ही उसके मुंह से निकला, अरे ये क्या कर रहे हो। इतना सुनना था कि सत्यम ने पीछे से उसे गड्ढे में धक्का दे दिया। वो भी गड्ढे में गिर पड़ा। कुदाल से मिट्टी काटने का काम, मिट्टी निकालने का काम भीतर मिथुन कर ही रहा था। उसने पूरे दम से कुदाल उसके भी सिर पे मार दी। उसके भी हाथ पांव को नायलॉन की रस्सियों से बांध दिया और फिर जल्दी जल्दी गड्ढे की दीवारों से कुदाल से मिट्टी निकाल कर, आसान होता है अगर आप परपेंडिकुलर दीवार से मिट्टी
अगर ज़मीन से खोदना हो तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन दीवार की जो बाउंड्री है वो ऑलरेडी मिट्टी की है, उसमें से मिट्टी को काटना कहते हैं। जल्दी जल्दी मिट्टी काट कर काफ़ी बड़ी मात्रा में मिट्टी को दोनों शवों के ऊपर डाल दिया। फिर वहां से पास में एक गड्ढे में पानी था। दोनों बाहर निकले और छलांग लगाकर उस पानी के भीतर गए। पैर से नहीं गए कि फुटप्रिंट का ट्रेल मिलेगा। छलांग लगाकर पानी में गए, वहां कुदाल को धोया, ग्लव्स को उतार के धोया और फिर उस गड्ढे के किनारे पर आकर जिसके पानी में कूदे थे, वहां से जोर की छलांग लगाकर ये रास्ते के बीच में आ गए। यानी पूरा इंतजाम किया कि घटना स्थल से और रास्ते तक किसी भी फुटप्रिंट का ट्रेल न मिले, कुदाल के हत्थे पे फिंगरप्रिंट न मिले, कुदाल पर कोई ब्लड स्टेन न मिले। दोनों गांव गए, कुदाल जिससे मांग कर लाया था उसको दे दिया, अपने अपने घर चले गए। इन दोनों के विरुद्ध थाना जगह में क्राइम नंबर 29/2022 धारा 302, 201 आईपीसी में मुकदमा लिखा गया। आला कत्ल कुदाल बरामद कर ली गई और आज यानी 29 जनवरी को इन दोनों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना में एक शातिर दिमाग अपराधी ने बदला लेने के लिए आकाश को मारा और उसकी करतूत न खुल जाए इसलिए बेचारे गणेश को भी मार दिया। गणेश तो बेगुनाह बेमुरव्वत मारा गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़की के माँ बाप को जब यह पता था कि मिथुन जो जेल में उसकी मदद कर रहा है वो एक नाबालिग बच्ची को भगाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोपी है, फिर भी उन लोगों ने घर पर मिथुन को अपनी लड़की से मिलने की खुली छूट दे दी और वो ऐसा 11 महीने तक करता रहा। फिर जाति आड़े आ गई, उसको भी मना किया घर नहीं आना और लड़की को भी मना कर दिया। अब उस बच्ची के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? नहीं करता मैं टिप्पणी इस तरह की, लेकिन उसी की वजह से ये 2 नाबालिग बेगुनाह जाने चली गई। आज हमें किस्सा गोई परिवार के लोग ही ये बताएंगे कि इस घटना में किसकी गलती थी। देखिए, मिथुन तो हत्या के आरोप में जेल गया, हत्या उसने की, सत्यम हत्या उसने की और हत्या के आरोप में ही जेल गए हैं। लेकिन क्या उसकी गलती थी यहां तक इस अपराध को पहुंचाने में? दूसरा, क्या लड़की के माँ बाप की गलती थी कि उन्होंने ये जानते हुए कि मिथुन बलात्कार का आरोपी है, अपहरण का आरोपी है, नाबालिग के अपहरण का आरोपी है, फिर भी उन्होंने उसको एक्सेस दी घर की और अपनी बेटी से मेल मिलाप में कोई रुकावट या कोई आपत्ति नहीं की। तीसरा, उस लड़की, उस बच्ची का, जिसने माँ बाप के कहने पर मिथुन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे तो खत्म ही रहने देती, लेकिन नए सिरे से आकाश से रिश्ते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं लगती थी, लेकिन उसने ऐसा किया। चौथा, आकाश। जब आकाश को धमकी दी गई, जब आकाश को पता था, जब आकाश जानता था कि उसके टेलीफोन पर लड़की सिर्फ इसलिए फ़ोन करती है कि मिथुन से बात करा दो, फिर भी आकाश क्या समझ नहीं पाया? तो क्या इसमें आकाश की भी गलती थी?
मैं आपकी टिप्पणी या आपके मेल का इंतज़ार करूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, इस जघन्य घटना के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।